हाँ तो विद्यार्थियों, आज आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का दूसरा पाठ काव्यखंड से पतंग, इसके कवि हैं आलोक धनवा। पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम हम सबसे पहले कवि का परिचय जानेंगे। आलोक धनवा 7वें दशक के बहुचर्चित कवि हैं। इनका जन्म सन 1948 यानी 1948 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इनकी साहित्य सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान मिला। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने इन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया। इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान व पहल सम्मान से नवाजा गया। वे पिछले 2 दशकों में देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया तथा रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों व विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। इनकी प्रमुख रचनाएं जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, बूढ़ों की बेटियां, दुनिया रोज बनती है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका एकमात्र कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है, ये 1998 में प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह में व्यक्तिगत भावनाओं के साथ साथ सामाजिक भावनाएं भी मिलती है, जैसे कि जहां नदियां समुद्र में मिलती है, जहां नदियां समुद्र से मिलती है, वहां मेरा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। कवि की 1972-73 में प्रकाशित कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही। आलोचकों का मानना है कि इनकी कविताओं के प्रभाव का अभी तक ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसी कारण शायद कवि ने थोक के भाव में लेखन किया। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का चित्रण है। वे बाल मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं। पतंग कविता बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर चित्रण है। कवि ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। वे बिंबों का सुंदर प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा सहज व सरल है। अलंकारों का सुंदर व कुशलता से प्रयोग किया गया है। यह कवि का परिचय था। अब इसके बाद हम कविता का परिचय। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह दुनिया रोज बनती है का हिस्सा है। ये एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं। बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छत्तों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद व खुद उसके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद के शरद यानी अंधेरा, भादों माने अंधेरा या भादो अंधेरा के बाद शरद यानी उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? ये कविता का सारांश देखिए इस प्रकार है। कवि कहता है कि भादों के बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु आ गई। इस मौसम में चमकीली धूप थी तथा उमंग का माहौल था। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए इकट्ठे हो गए। मौसम साफ हो गया तथा आकाश मुलायम हो गया। बच्चे पतंग उड़ाने लगे तथा सीटियां व किलकारियां मारने लगे। बच्चे भागते हुए ऐसे लगते हैं मानो उनके शरीर में कपास लगे हों। उनके कोमल नरम शरीर पर चोट व खरोंच अधिक असर नहीं डालती।
उनके पैरों में बेचैनी होती है, जिसके कारण वे सारी धरती को नापना चाहते हैं। वे मकान की छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं, मानो छतें नरम हो। खेलते हुए उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। इस रोमांच में वे गिरने से बच जाते हैं। बच्चे पतंग के साथ उड़ने से लगते हैं। कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर भी बच जाते हैं। इसके बाद इनमें साहस तथा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ये कविता का सारांश। काव्य सौंदर्य की तरफ दो होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में कविता का भावार्थ होगा, कला पक्ष में कविता में प्रयुक्त भाषा, उसकी शैली, उसका शब्द चयन, रस, छंद, अलंकार, बिंब आदि इनकी जानकारी दी जाती है। तो कविता देखिए, पतंग कविता। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। यहां पर कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती हैं वे समाप्त हो गई है। श्रावण भादो, भादो का महीना बरसात का महीना होता है। तेज बौछारें और भादो माह की विदाई के साथ साथ अब शरद ऋतु का आगमन हो गया है। शरद का आगमन हो गया है। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाली सूरज में खरगोश की आंखों जैसी ललिमा होती है। जैसी लाल लाल खरगोश की आंखें होती है, ऐसा सुबह का वातावरण होता है। कवि शरद का मानवीकरण कहते हुए कहता है कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करता हुआ आ रहा है। पुलों को पार करता हुआ, क्योंकि जगह जगह भी पानी भरा हुआ है, अभी बरसात गई है। शरद आया, पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, वे अपने चमकीले इशारों से, घंटी बजाते हुए, वे अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन में उत्साह, उमंग का माहौल बन गया है। चमकीले आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। कवि कहता है शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। स्वच्छ साफ वातावरण है, साफ आकाश। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। पतंग सबसे हल्की, पतंगी कागज सबसे हल्का कागज, यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज, वे बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग को उड़ा सके। पतंग का आपने आकार देखा होगा, पतले पतंगी कागज पर बांस की खबच्ची लगा करके, उसकी कमानी लगा करके पतंग बनाई जाती है, उड़ा सके। इन पतंग को उड़ता देखकर बच्चे सीटियां बजाते हैं, खुशी में खुश आगोश, किलकारियां मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देने लगती हैं। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल और नाजुक होते हैं। यहां पर कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्र किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। उपमा, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश, अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। खरगोश की आंख जैसा लाल सवेरा उपमा अलंकार है।
पुलों को पार करते हुए पावर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार छटा व्याप्त है। भादो हेतु अर्थ है बरसात का मौसम, बरसात का महीना या भाद्रपद, श्लेष अलंकार की छटा व्याप्त है। पुनरुक्ति प्रकाश, उड़ सके इस तरह के इन अलंकारों का बंटी बजाते जोर जोर शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। लक्षणा शब्द शक्ति मिश्रित शब्दावली। दूसरी दिख, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। जन्म से ही वे अपने साथ कपास, कवि कहता है बच्चों का शरीर कोमल होता है, बचपन में छोटेपन में कपास की तरह कोमल होता है। यहां कपास से उनका ऐसा लगता है मानो वे कपास की नरमी, लोच आदि जन्म से ही लेकर पैदा हुए हैं। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी ललायित रहती है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनकी बेचैन, अपनी धुरी पर पृथ्वी घूमती है। ऐसा लगता है जब वो दौड़ते हैं एक छत से दूसरी छत पे, तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी घूमती हुई उनके पैरों के नीचे आ रही है। कोमलता का स्पर्श करने के लिए ललायित रहती है, वे अपने बेचैन पैरों के पास आती है। जब वे मस्त होकर के दौड़ते हैं, बेसुध होकर के, होश नहीं रहता पतंग के पीछे, बेसुध होकर के बच्चे दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती, छत भी नरम प्रतीत होती है। उनके पैरों से कठोर छतें भी नरम हो जाती है। उनके पैरों की ध्वनि, पैरों की आवाज पदचापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि मृदंग बज रही हो। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। वे पतंग उड़ाते समय छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं, झुक जाते हैं अपने मुडेर से बाहर। यहां उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। जिस वेग से वो आगे की तरफ झुकते हैं, उसी वेग से वो वापस पीछे की तरफ अपने शरीर को खींच लेते हैं। वे खेल के रोमांच के सारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान सिर्फ पतंग की डोर के सहारे रहता है, पतंग पर रहता है। उसकी उड़ान वे ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो। कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया है। मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा अलंकार का समावेश है। खड़ी बोली में भावानुकूल सहज अभिव्यक्ति है, मिश्रित शब्दावली है। पतंग को कल्पना के रूप में चित्रित किया गया है। मृदंग की तरह, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने में उपमा अलंकार है। जब वे अपने साथ कपास और कोमलता मृदंग की तरह बजाते हैं। यहां पर इसमें
उपमा अलंकार की छटा व्याप्त है। हर चीज मानवीकरण तो पूरी, बिंबों का सटीक वर्णन किया गया है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ जाते हैं। जैसे जैसे पतंग आकाश में उड़ती है, बाल कल्पना भी उसी प्रकार ऊंचाइयां भरती रहती है, उड़ती रहती है। बच्चों का मन भी आकाश में उड़ता रहता है। शरीर के रोए यानी रंध्र, रोए रंध्र का इंद्रियां, सुराखें यानी इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हमारे बताई गई है, और कर्मेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां। स्रोत यानी कान, जिससे ध्वनि का एहसास होता है। चक्षु, जिससे दिखाई देता है। रसना, जिससे स्वाद सुनाई देती है। त्वचा, जिससे स्पर्श का सुनाई देता है। घ्राण, नाक, जिससे सूंघा जाता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां बताई गई है। रंध्र, ये 5 इंद्रियों के सहारे। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, अस्थि और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां। इन 5 कर्मेंद्रियों के साथ 7 बच्चे पतंग के साथ ऊपर उड़ते हैं। उनके शरीर में रुओं में संगीत उत्पन्न होता है। अगर वे कभी गिरते हैं छत पर, पतंग लूटने के चक्कर में, पतंग उड़ाने के चक्कर में छतों के किनारे से गिर जाते हैं और अपने लचीलेपन के कारण वो बच जाते हैं, उन्हें अधिक चोट नहीं लगती, तो उनके मन में से उसका गिरने का भय समाप्त हो जाता है और वे अधिक उत्साह के साथ, वे निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। उत्साह के साथ सुनहले सूरज के सामने फिर आंखें मिलाते हुए तैयार हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाने के लिए छत पर तैयार हो जाते हैं। उसकी गति और अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों पर और दूने उत्साह के साथ वो पतंग उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चे खतरों का सामना करके और भी साहसी बनते हैं, इस भाव की अभिव्यक्ति की गई है। मुक्त छंद का प्रयोग है। मानवीकरण, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा व्याप्त है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। दृश्य बिंब है। भाषा में लाक्षणिकता है। ये इस कविता की विशेषता है। अब इस कविता में 2 चीज बिल्कुल नई हमारे सामने आई है। एक है बिंब विधान और दूसरा है मुक्त छंद। एक तो मुक्त छंद, मुक्त छंद। मुक्त छंद का मतलब यह नहीं होता कि कहीं इसमें कोई छंद नहीं है, परंतु छंदों की जो बंधन है, छंदों के बंधन से ये कविता मुक्त है। यानी छंद के रूप में ये स्वतंत्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुक्त छंद भी अपने आप में एक छंद के रूप में जाना जाता है। ये मुक्त। इसके बाद में इसके साथ आता है एक बिंब। अब इस कविता में बिंब का वर्णन हमको देखने को मिला है। ये बिंब एक नई चीज हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत हुई है। आज से पहले हम बिंब के बारे में नहीं जानते। ये बिंब क्या है, बिंब किसे कहते हैं,
ये पतंग कविता के माध्यम से बिंबों का परिचय हमारे सामने हो रहा है। बिंब विधान सामान्य रूप से बिंब अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतर है और इसका अर्थ है किसी पदार्थ को मूर्त रूप प्रदान करना, चित्रबद्ध करना, मानसी प्रतिकृति उतारना। दूसरे शब्दों में कहें तो बिंब शब्दों में बुना वह चित्र है जो कवि के तीव्र भावावेश को पाठक तक संप्रेषित करता है। 16वीं 17वीं शताब्दी के आलोचक बिंब विधान को मात्र अलंकरण मानते थे जिनसे काव्य की शोभा बढ़ती है, पर आज उसे काव्य का अनिवार्य तत्व, उसकी जीवनी शक्ति माना जाता है। बिंबों का वर्गीकरण कई दृष्टियों में किया गया है। नंबर 1, अभिव्यंजनात्मक पद्धति की दृष्टि से प्रत्यक्ष बिंब और अलंकृत बिंब। नंबर 2, स्वरूपगत विशिष्टता की दृष्टि से सरल, जटिल, तात्कालिक, अमूर्त और संयुक्त बिंब के रूप में। प्रेरक अनुभूति की दृष्टि से सरल, मिश्र, खंडित और समाकलित। नंबर 4, काव्यार्थ की दृष्टि से एकल और संश्लिष्ट। नंबर 5, इंद्रिय बोध की दृष्टि से सूक्ष्म संवेदात्मक, स्थूल इंद्रियात्मक। नंबर 6, गायेन्द्रिय की दृष्टि से, ग्राह्य इंद्रिय की दृष्टि से प्रतीकात्मक, रूपात्मक, अभिज्ञानात्मक बिंब। इसके अतिरिक्त बिंब के स्थिर तथा गत्यात्मक रूप में भी वर्गीकरण किए गए हैं। स्थिर बिंब और गत्यात्मक, गतिशील बिंब। अन्य वर्गीकरण के अनुसार से दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब और स्पर्श बिंब को भी मान्यता दी गई है। दृश्य बिंब, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब और स्पर्श बिंब। यानी दृश्य बिंब जो दिखाई देने योग्य है, श्रव्य बिंब जो सुनाई देने योग्य है और स्पर्श बिंब जो महसूस करने योग्य है, जिसको महसूस किया जा सके। ये युंग ने आदि बिंब की चर्चा की है। उसके अनुसार इनका संबंध मनुष्य के चिंतन और संवेदन से है। ये बिंब रिक्त क्रम से परिवार और समाज के दीर्घ आनुवांशिक संस्कारों से लिप्त होकर चले आते हैं। ये मूलतः जाति अनुभूति, राष्ट्र की सांस्कृतिक वासना से निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए मर्यादा पालन की दृष्टि से श्री राम, रसिकता की दृष्टि से श्री कृष्ण, शारीरिक बल की दृष्टि से भीम, त्याग बलिदान की दृष्टि से दधीची, समग्र हिंदू जाति के लिए ऐसे ही आदि बिंब है, आदर्श हैं। बिंब माने आदर्श। अब हमने इसका वर्गीकरण दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब और स्पर्श बिंब के रूप में किया। इस आपकी कविता पतंग में दृश्य बिंब सबसे तेज बौछारें गई, ये दृश्य बिंब का उदाहरण है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, ये दृश्य बिंब का उदाहरण है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, ये दृश्य बिंब का उदाहरण है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, ये भी दृश्य बिंब का। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, ये भी दृश्य बिंब का। पतंग ऊपर उठ सके, ये भी दृश्य बिंब का उदाहरण। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, ये श्रव्य बिंब का उदाहरण है। ये श्रव्य बिंब का उदाहरण है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, ये भी श्रव्य बिंब का उदाहरण है।
इस प्रकार ये 3 प्रकार के बिंब आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा और भी बिंब हो सकते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है, दृश्य बिंब का उदाहरण है। छतों को नरम बनाते हुए स्पर्श बिंब का, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशाएं जो मृदंग की तरह बजती है, ये श्रव्य बिंब का उदाहरण है। जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं, पेंग बना दृश्य बिंब का उदाहरण। डाल की तरह लचीले वेग से दृश्य बिंब का उदाहरण है। इस प्रकार ये पूरी कविता बिंबों पर आधारित है। इस कविता में पूरा बिंब को महत्व दिया गया है। इस कविता में बिंब के साथ साथ मानवीकरण अलंकार की भी छटा व्याप्त है। इसको मानवीकरण, प्रकृति के साथ मानवीकरण, मनुष्य को आरोपित करना मानवीकरण कहलाता है। तो इतना आज काफी है। इस पाठ को पढ़ेंगे, इस पाठ का अभ्यास करेंगे, बिंबों को समझने का प्रयास करेंगे। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।